नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों विमर्श में अगर कोई सबसे ज्यादा है तो वो है अनुच्छेद 370। और उसकी बड़ी वजह यह है कि सीजीआई की अगुवाई में संविधान पीठ बैठी है यह जांचने परखने के लिए कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 को न्यूलीफाई करने का जो निर्णय लिया वो निर्णय संविधान सम्मत है या नहीं। और उसी बाबत जो है वो मैराथन चल रही है। 6 रोज की सुनवाई हो चुकी है और 18 में से 5 वकील जो है वो पक्ष रख चुके हैं। कुल 60 घंटे इसकी जो है सुनवाई होनी है जैसा तय हुआ है। वो आगे भी जा सकता है और ऐसा इसलिए कह रहा हूं चूंकि जिन 5 वकीलों ने अभी अपनी बात रखी है उसमें कपिल सिब्बल ने तो मुझे लग रहा है तकरीबन 20-22 घंटे लिए हैं। फिर उसके बाद में गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी बात रखी, उसके बाद में जफर शाह, फिर राजीव धवन, और जब छठवें दिन सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे जो है दुष्यंत दवे ने भी अपनी बात रखी है। अब ये जो 5 दिग्गज वकीलों ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट रखे, इसमें एक चीज और भी नजर आई। महबूबा मुफ्ती भी 6वें रोज सुप्रीम कोर्ट में रही दिखी जब 370 को लेकर वहां आर्गुमेंट वगैरह चल रहा था। एक आध रोज वहां उमर अब्दुल्ला भी नजर आए। मुझे लग रहा है ये शुरुआती दिनों में पहले दूसरे दिन वो सुप्रीम कोर्ट में दिखे थे। अब चूंकि ये तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, इनकी पूरी राजनीति ही इसी बात पर टिकी हुई है कि 370 का होने क्या जा रहा है। लेकिन जो बड़ी चीज दिखी वो मुझे लगता है कि वो चौंका भी रही है। और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि जो पहले रोज से आर्गुमेंट शुरू हुआ था वो 6वें रोज आते आते ऐसा लग रहा है कि आर्गुमेंट में पूरा 180 डिग्री का जो है वो फर्क आ गया है, या एक तरह से कहा जाए कि उसमें यू टर्न आ गया है। अब ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि जब पहले रोज आर्गुमेंट शुरू हुआ था और उसको शुरुआत कपिल सिब्बल ने की थी, तब कपिल सिब्बल एक लकीर पर चल रहे थे। वो ये कि जो अनुच्छेद 370 है उसे हटाया ही नहीं जा सकता, और उसके लिए जो तर्क दिया गया वो ये कि साहब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, और 370 डी में यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट ऑर्डर आएगा, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है 370 में, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अनुशंसा करे। अब इसी बात को लेकर आगे सब बढ़ रहे थे कि साहब अब तो वो है नहीं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन बात जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही। एक तो यही कि ये भाग 21 में है तो अस्थाई कैसे होगा, ये तो अस्थाई है। दूसरा, जब संविधान संशोधन की शक्तियां संसद को संविधान ने दे रखी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। तीसरा, अगर आप ये कहते हैं कि 370 में संशोधन नहीं हो सकता तो आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर के बराबर लाकर खड़ा कर रहे हैं, या फिर अब 370 के लिए कोई विशेष कैटेगरी बनाई जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब विलय हुआ तो दरअसल अपनी सॉवरेंटी जो है वो सरेंडर कर दी जम्मू और कश्मीर ने। और फिर जो 1954 का ऑर्डर आता है उस ऑर्डर में यह साफ तौर पर कहा जाता है कि अपवादों सहित भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर ने अपना लिया है। तो जब भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर ने अपना लिया है तो अब वहां पर जम्मू कश्मीर संविधान जैसी कोई बात नहीं है, जो है वो भारत का संविधान है। फिर यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए एक ही संविधान है और वह है भारत का संविधान। और जिस 147 का हवाला दिया जा रहा था जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद का, उसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान पीठ ने यह कहा कि देखिए 147 की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहता है कि हम सब ऑर्डिनेट हैं, तो सब ऑर्डिनेट हैं तो उसमें तो फेरबदल हो सकता है। और इसी तरह से एक आर्गुमेंट ये भी आया था कि देखिए ये दोनों के बीच जो है वो कम्युनिकेशन का एक जरिया है, यानी भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर के संविधान के बीच।
तो अब ये कम्युनिकेशन का अगर जरिया 370 है तो उसमें फेरबदल हो सकता है। और बड़ी चीज ये है कि ये यूनियन ऑफ इंडिया है, तो अगर यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है संविधान में तो इसका मतलब एक ही विधान होगा। ये जब तमाम चीजें आई तो ऐसा लगता है कि फिर दिग्गज वकीलों ने अपनी बात यहां से शुरू की कि देखिए ठीक है, सारी बातें ठीक है, चूंकि जिस तरह से संविधान पीठ सवाल खड़ा कर रही थी आर्ग्यूमेंट पर जो दिए जा रहे थे, फिर वो चाहे कपिल सिब्बल की ओर से दिए गए हों, चाहे गोपाल सुब्रमण्यम की ओर से दिए गए हों, चाहे जफर शाह की ओर से दिए गए हों, इन सब आर्ग्यूमेंट में मैं अभी आता हूं जो राजीव धवन और दुष्यंत दवे की ओर से दिया गया। और क्यों कह रहा हूं कि एक तरीके का यू टर्न है, तो जो पहले 3 लोगों के द्वारा दिया गया आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट को एक तरह से कहें कि संविधान पीठ ने कई सवाल खड़े कर दिए। तब जब संविधान पीठ सवाल खड़े करने लगी तब यह मामला इस पर आया कि जम्मू कश्मीर में 356 लागू था, यानी वहां पर जो है प्रेसिडेंट रूल था। अब जब प्रेसिडेंट रूल था तब कैसे वहां के लोगों की राय ली गई, क्योंकि अगर वहां पर विधानसभा होती तो विधानसभा वहां से रेजोल्यूशन पास करती कि नहीं ठीक है आप 370 को हटा लीजिए, फिर वो बात जो है गवर्नर के जरिए संसद तक पहुंचती, प्रेसिडेंट तक पहुंचती और फिर वो बात आगे चलती। लेकिन चूंकि वहां पर असेंबली थी ही नहीं, वहां एक अंतरिम व्यवस्था की गई, यानी वहां उस समय प्रेसिडेंट रूल लागू था, तो ऐसी स्थिति में कैसे हटा सकते हैं। तो यानी अब प्रोसीजर पर बात होने लगी। जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं साहब आप 370 को हटा ही नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अब अस्तित्व में है ही नहीं है, जब वो है ही नहीं है तो भले ही इसे अस्थाई कहा जा रहा हो लेकिन अब ये स्थायी फीचर बन गया है। अब वो इस पर आ गए कि नहीं, ये जो प्रोसीजर है इसको हटाने का वो ठीक नहीं है। और आप देखेंगे कि उसके बाद जो तमाम आर्गुमेंट हुए हैं, अभी जैसे दुष्यंत दवे ने रखा, बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि देखिए आप सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने कहा कि नहीं ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए कल कोई और सरकार आ जाएगी और कह देगी कि नहीं नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है तो उसको बदल देगी। इस तरीके की अब बात कही जा रही, यानी अब इस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है कि 370 को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि संविधान पीठ ने जो सवाल खड़े किए उससे संविधान पीठ का रुख भी समझ में आता है। और ये लोग तो बड़े वकील हैं, ये तुरंत समझ गए कि नहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं संविधान पीठ की तरफ से वो सवाल संविधान सम्मत है। और फिर संविधान पीठ ने ही कहा था कि भले ही आपको अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वो 370 को न्यूलीफाई कर दे, लेकिन फिर भी सवाल नैतिकता का हो जाएगा। और दरअसल ये जो नैतिकता वाली बात है इसी को एक तरीके से दुष्यंत दवे का जो आर्गुमेंट है उसमें वो दिखाई देता है, क्योंकि वो ये जब सवाल उठाते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो कहते हैं कि देखिए वो परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में विलय हुआ था। अब उन परिस्थितियों में जो विलय हुआ था उसमें संप्रभुता जो है वो पूरी तरीके से J&K ने सौंप नहीं दी थी। लेकिन इन तमाम आर्गुमेंट के बाद भी यह बात आ जा रही है कि दरअसल ये जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर पर गौर करना चाहिए। और अब बात उसी प्रोसेस पर आ गई है कि जिस प्रोसेस के जरिए हटाया गया है, मंथन उस प्रोसेस पर होना चाहिए। और जो अभी मैं आपको एक आध दो आर्गुमेंट सुनाता हूं, ये मतलब आप समझिए कि अब ये मामला बड़ा रोचक हो गया है इस लिहाज से कि जो कह रहे थे कि आप इसको छू ही नहीं सकते वो अब ये आप मानने लगे नहीं, छू तो सकते हैं लेकिन ये जो आपने छुआ है ना यह प्रक्रिया गलत है। सुनिए दुष्यंत दवे क्या कहते हैं। इस विवाद पर अदालत को एक नाजुक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर आज हम मान लेते हैं कि यह फैसला देश हित में है तो कल बहुमत के साथ सत्ता में आया कोई दूसरा राजनीतिक दल ऐसा फैसला ले सकता है जो राष्ट्र हित में नहीं है। यदि यह जम्मू कश्मीर में किया जा सकता है तो यह गुजरात या महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया जा सकता। अब इस तरह की जो है चीजें होने लगी। जैसे देखिए एक और उनका जो आर्गुमेंट है, समय की मांग थी कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो। उस समय हमारे पास कोई विकल्प नहीं था,
सिवाय इसके कि हमें क्या दिया गया है, अन्यथा हमें डर था कि महाराजा पाकिस्तान भाग सकते हैं। कुल कहानी अब यह समझ में आ रही है कि दरअसल अब मामला इस बात पे आकर टिक गया है कि जो कुछ आर्गुमेंट इन 6 दिनों में हुआ, उसमें जो संविधान पीठ ने बात रखी है, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जो संविधान पीठ कह रही है, मैं उसी के आधार पर जो मैं समझ पाया हूं कि फेरबदल तो ऐसा नहीं है कि 370 को छुआ नहीं जा सकता है। अब सवाल यह है कि जो प्रोसीजर है वो क्या रहा। तो यही मैं कह रहा हूं कि अब जो मामला इस पर शुरू हुआ था कि अस्थाई और अस्थाई पर, वो अब यहां आकर टिका है कि प्रोसेस क्या है। इसीलिए कह रहा हूं कि एक तरीके का ये यू टर्न लगता है कि अब अस्थाई और स्थाई वाली बात खत्म हो गई। अब बात इस पर आ गई है कि साहब वहां 356 लगा हुआ था तो कैसे हट गया, यानी कैसे उसे न्यूलीफाई कर दिया गया। तो ये एक आप ये कहें कि बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।